नमस्कार। आज हम विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप पर बात करने वाले हैं। काफी सारे दस्तावेज हैं हमारे पास। हाँ, बिल्कुल। इनका मेन काम है, देखा जाए तो विकासशील देशों में गरीबी कम करना और विकास को आगे बढ़ाना। सस्टेनेबल विकास। हाँ, स्थायी विकास। इसकी शुरुआत हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। एक बात ध्यान देने वाली है, ये IMF जैसा नहीं है। मतलब IMF तो देखता है छोटी अवधि की वित्तीय स्थिरता। हाँ, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी। बिल्कुल। लेकिन बैंक का फोकस है लंबे समय का आर्थिक विकास और गरीबी हटाना। हाँ, ये बड़ा फर्क है। और एक और जरूरी बात जो शायद कई लोग नहीं जानते, क्या? जिसे हम आमतौर पर विश्व बैंक कह देते हैं, वो असल में 5 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का एक समूह है। 5? अच्छा। हाँ, पर जब लोग बात करते हैं ना विश्व बैंक की, तो उनका मतलब अक्सर 2 मुख्य संस्थाओं से होता है, IBRD और IDA। IDA, ठीक है। तो चलिए इनको थोड़ा समझते हैं। पहले IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक। सुनाइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था पुनर्निर्माण के लिए। बिल्कुल सही। शुरुआत वहीं से हुई थी, यूरोप और जापान को फिर से खड़ा करने में मदद के लिए। अच्छा। पर अब इसका मुख्य काम है मध्यम आय वाले देशों को लोन देना, और उन गरीब देशों को भी जिनकी साख ठीक है, मतलब जो लोन चुका सकते हैं। तो ये लोन और सलाह दोनों देते हैं? हाँ, लोन भी और एडवाइस भी। और पैसा वो ये ज्यादातर फाइनेंशियल मार्केट से उठाते हैं, बॉन्ड जारी करके। अच्छा, बाजार से। हाँ, और इसीलिए ये जो लोन देते हैं उस पर ब्याज दर भी लगभग मार्केट रेट के आसपास ही होती है। ठीक है। और भारत का क्या रिश्ता रहा है IBRD से? भारत तो IBRD का एक महत्वपूर्ण, मतलब काफी बड़ा उधारकर्ता रहा है, और अब भी कई विकास परियोजनाओं के लिए इनसे लोन लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए। तो ये हुआ IBRD। अब दूसरी वाली IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये कैसे अलग है? आपने कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, IDA बिल्कुल अलग है। इसे विश्व बैंक समूह की रियायती ऋण देने वाली शाखा कहते हैं, मतलब सॉफ्ट लोन विंडो। सॉफ्ट लोन मतलब ये दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है, जिनके पास मार्केट रेट पर लोन लेने की क्षमता नहीं है। अच्छा, तो इसका पैसा कहाँ से आता है? इसका पैसा मुख्य रूप से सदस्य देशों के योगदान से आता है। जो अमीर देश हैं, डोनर देश, वो इसमें पैसा डालते हैं। ओके। और ये जो लोन देता है वो या तो 0 इंटरेस्ट पर होते हैं या बहुत ही कम ब्याज पर। इनको क्रेडिट्स कहते हैं। 0 या बहुत कम ब्याज, वाह। हाँ, और ये ग्रांट्स भी देता है, अनुदान, जिसे वापस चुकाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और चुकाने का समय? वो भी बहुत लंबा होता है, 30-40 साल। गरीब देशों को काफी राहत मिलती है इससे। समझ गया। तो IBRD मार्केट आधारित लोन देता है मध्यम आय वाले देशों को, और IDA बिल्कुल रियायती दरों पर या अनुदान देता है सबसे गरीब देशों को। एकदम सही, यही मुख्य अंतर है। और भारत का IDA से क्या नाता रहा है? क्या हम भी सबसे गरीब देशों में थे पहले? भारत देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से IDA का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। हाँ। बहुत सालों तक हमें IDA से काफी मदद मिली। अच्छा। लेकिन अब जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हमारी IDA पर निर्भरता कम हो गई है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत अब खुद IDA को दान देने वाले देशों में शामिल हो गया है। अरे वाह, मतलब हम अब डोनर बन गए। जी हाँ, ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक स्थिति कितनी बदली है और दुनिया में हमारी भूमिका भी। बिल्कुल। ये तो हुई 2 मुख्य संस्थाएं। बाकी 3 के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए संक्षेप में। जरूर। तो तीसरी है IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। IFC? हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका काम है विकासशील देशों में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। ये निजी कंपनियों में निवेश करती है, उन्हें लोन देती है। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनियों पर फोकस करती है। ठीक है। चौथी है मेगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मेगा, ये क्या करती है? ये निवेशकों को एक तरह का बीमा देती है। अगर कोई निवेशक किसी विकासशील देश में पैसा लगा रहा है और वहां राजनीतिक उथल-पुथल या युद्ध जैसे हालात का डर है, पॉलिटिकल रिस्क, हाँ, तो मेगा उस रिस्क के खिलाफ गारंटी या बीमा देती है। इससे FDI, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है। निवेशक थोड़ा बेफिक्र होकर पैसा लगाते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है। और पांचवी है ICSID, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अच्छा, झगड़े सुलझाने के लिए। हाँ,
अगर किसी विदेशी निवेशक और मेजबान देश के बीच निवेश को लेकर कोई बड़ा विवाद हो जाए तो ICSID एक मंच प्रदान करता है जहां वो मध्यस्थता या सुलह के जरिए मामला निपटा सके। तो ये पांचों मिलकर विश्व बैंक समूह बनाते हैं, IBRD, IDA, IFC, मेगा और ICSID। बिल्कुल। तो इन सब का कोई बड़ा मिला-जुला लक्ष्य भी है, कोई विजन? हाँ, विश्व बैंक समूह ने खुद के लिए 2 बड़े लक्ष्य रखे हैं 2030 तक के लिए। क्या है वो? पहला है अत्यधिक गरीबी को खत्म करना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब जो लोग रोजाना $2.15 से भी कम पर जी रहे हैं उनकी संख्या को दुनिया की आबादी के 3% से नीचे लाना। 3% से नीचे, ठीक है। और दूसरा? दूसरा है साझा समृद्धि को बढ़ावा देना, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब है कि हर देश में जो सबसे नीचे के 40% लोग हैं ना, उनकी आय वृद्धि को ऊपर उठाना, मतलब विकास का फायदा सब तक पहुंचे। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। और इन्हें पाने के लिए बैंक क्या करता है? सिर्फ पैसा देता है? नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, फाइनेंसिंग तो है ही, लेकिन उसके अलावा ज्ञान और अनुभव साझा करना भी इनका बड़ा काम है। जैसे कि? जैसे ये बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वगैरह। इनसे नीतियों को बनाने में मदद मिलती है। हाँ, सुना है इनके बारे में। फिर ये देशों की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, और अलग-अलग पार्टनर्स के साथ मिल के काम करते हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। बिल्कुल। अब वापस भारत पर आते हैं। आपने बताया कि भारत संस्थापक सदस्य है, पहले IDA से मदद लेता था, अब IBRD का ग्राहक है और IDA का डोनर भी। तो पैसों के अलावा और क्या फायदा है भारत को? पैसों के अलावा जैसा मैंने कहा, बैंक का जो नॉलेज बेस है, जो रिसर्च है, तकनीकी सलाह है, हाँ, उसका भी भारत को बहुत फायदा मिला है और मिल रहा है। वैश्विक अनुभव का लाभ मिलता है। तो ये रिश्ता अब सिर्फ लेन देन का नहीं रहा, बल्कि एक साझेदारी का बन गया है। आलोचनाएं भी होती होंगी, हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल होती हैं, और ये आलोचनाएं काफी समय से चल रही हैं। एक मुख्य आलोचना है इसकी गवर्नेंस को लेकर। गवर्नेंस मतलब इसके फैसलों में किसका कितना वजन है। आरोप लगता है कि इसमें विकसित देशों, खासकर अमेरिका का दबदबा बहुत ज्यादा है, वोटिंग पावर उनके पास ज्यादा है। अच्छा। और भारत जैसी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रही हैं कि हमारी भी आवाज सुनी जाए। ये तो वाजिब मांग लगती है। और कभी-कभी इनके विकास के मॉडल पर भी सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका अपनाते हैं, मतलब हर देश की जरूरतें समझे बिना एक ही जैसा समाधान थोपने की कोशिश। फिर जो प्रोजेक्ट्स ये फाइनेंस करते हैं वो कितने असरदार होते हैं, उनमें कितनी पारदर्शिता है, इन पर भी सवाल उठते रहे हैं। और आजकल तो नई चुनौतियां भी हैं। परिवर्तन, महामारी, इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बैंक पर बहुत दबाव है कि वो अपने काम करने के तरीके को बदले, खुद को अडेप्ट करे। ये सब तो हुई आलोचनाएं और चुनौतियां, लेकिन अंत में ये सब एक आम नागरिक के लिए क्यों मायने रखता है? विश्व बैंक समूह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे छूता है? देखिए, इसका असर बिल्कुल सीधा भी हो सकता है। बैंक जिन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है, मान लीजिए सड़कें बन रही हैं या कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है या शिक्षा का कोई प्रोजेक्ट है, हाँ, तो उनसे सीधे सीधे लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। हमारे देश में भी कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बिजली परियोजनाएं, इनमें बैंक का पैसा लगा होता है या लगा रहा है। अच्छा। फिर गरीबी कम करने के जो इनके प्रयास हैं, उनका असर वैश्विक असमानता पर पड़ता है। और बैंक की जो रिसर्च है वो हमें ये समझने में मदद करती है कि दुनिया भर में विकास कैसे हो रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं। और ये सतत विकास लक्ष्यों SDGs को हासिल करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन लक्ष्यों का असर तो हम सब पर है। तो संक्षेप में कहें तो विश्व बैंक समूह वैश्विक विकास के ताने बाने का एक बहुत ही अहम, हालांकि जटिल हिस्सा है। हाँ, जटिल जरूर है। ये सिर्फ पैसा ही नहीं देता, बल्कि ज्ञान और विशेषज्ञता भी मुहैया कराता है। पर इसे लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और बदलते वक्त के साथ ढलने की जरूरत भी है। बिल्कुल। और यहाँ शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया जलवायु परिवर्तन, महामारी जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, जो किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि सबकी साझा चुनौतियां हैं। इन्हें ग्लोबल पब्लिक गुड्स का मुद्दा भी कहते हैं। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि विश्व बैंक अपने पारंपरिक काम, यानी देशों के विकास के लिए फाइनेंसिंग, और इन नई वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? आने वाले सालों में बैंक की भूमिका इन नई चुनौतियों के संदर्भ में कैसे विकसित होगी?
ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। बैंक का भविष्य इन नई चुनौतियों से कैसे जुड़ता है।